जब से एसएससी ने कैलेंडर रिलीज करा है 2-4 दिन हो गए, तब से बच्चों के डाउट्स आए जा रहे कि भैया अब तैयारी कैसे क्या करनी है, क्या मैं किस पे फोकस करूँ, प्री को टारगेट करूँ, मेंस को टारगेट करूँ। और अभी एसएससी सीजीएल की बात करूँ तो महीने भर बाद में उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें क्या वेंडर चेंज होगा, क्या पैटर्न चेंज होगा, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, या सीपीओ की बात करो, या फिर एमटीएस की। और भी अदर एग्जाम्स होते हैं, एसएससी में फेज का एग्जाम होता है, तो बहुत से ऐसे एग्जाम है जिसमें मतलब बच्चे सोच नहीं पा रहे कि अब कैसे क्या प्रोसीड करना है, बिकॉज अपन को पता नहीं कि क्या कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा कि आपके बहुत से डाउट्स का आज सोल्यूशन दे सकूं। केवल मैं प्री की बात नहीं करूंगा, मैं मेंस की भी बात करके चलूंगा कि आपको प्री में एटलीस्ट क्या करना है और मेंस में क्या करना है। हर तरह के बच्चे की बात करूंगा मैं, चाहे वो मतलब एक बच्चे को छोड़ के जो बिगनर हो, जिसने अभी महीना भर या फिर मतलब तैयारी अभी स्टार्ट करने वाला है, वो वाला बच्चा ये वीडियो स्किप कर सकता है। बाकी जो भी है जिसका अभी मतलब सिलेबस 4-5 महीने से मतलब कर रहा है वो सिलेबस, या फिर ऑलरेडी वो सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन पे, या फिर ऑलरेडी वो एग्जाम दे चुका है, या फिर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो बच्चा भी ये वीडियो देख के बहुत कुछ सीख सकता है। तो भले चाहे आप इस वीडियो को 2x की स्पीड पे देख लेना, पर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखना। और पॉसिबल हो तो इस वीडियो को उन बच्चों तक भी शेयर कर देना जो अभी कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि अब क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़े से मतलब समझ लो जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं पर एक प्रॉपर गाइडेंस उसे नहीं मिल पा रही, तो प्लीज उन बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ, मतलब आप मेरी बात क्यों सुनोगे। सबसे मेन, मेरा नाम है शुभम अग्रवाल। इस बार एसएससी सीजीएल 2024 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 16 गेन करी है, और मैंने मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की थी, वो मुझे इजीली मिल गया, और मेरे को राजस्थान चाहिए था, वो मैंने गेन कर लिया। और लगभग मेरे जो मेंस में जो प्री में नंबर थे मेरे 172 प्लस थे, एसएससी सीजीएल की बात करूंगा मैं, और मेरे मेंस में 373 थे, 390 में से 373 नंबर मैंने गेन करे थे। तो ये सब कुछ मेरा था, और ना केवल मैंने एसएससी, मैंने सीएचएसएल में भी अच्छा स्कोर करा है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जब भी आप एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे मेन जो मेरे को निकल के आता है, जैसे कि आप मेरे अगर चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, तो मैं हमेशा मॉक को प्रेफरेंस देता हूँ। सबसे मेन चीज होती है, मतलब ऑब्वियसली सिलेबस करो, रिवीजन करो, लेकिन अपने आप को एनालिसिस क्या करना है वो होता है मॉक। और इसीलिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट, जो पीवाईक्यूज के लिए या लाइव मॉक जो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, वो होता है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक लेके आ रहा है अपनी उड़ान सेल, और ये उड़ान सेल कल से स्टार्ट होगी, 3 दिन तक चलेगी, 13, 14, 15। और अब तो सबसे लोवेस्ट प्राइस पे आ गया, मतलब 399 से भी कम। अगर मेरा कोड SHUB16 लगाते हो, जो लिंक में मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप 12% से भी ज्यादा का डिस्काउंट आप गेन कर सकते हो। तो अगर कोर्स 395 है, अगर आपने अब तक नहीं लिया है टेक्स्ट बुक, क्योंकि एक तैयारी होता है ना कि आप तैयारी करते हो साथ में एक चीज, जैसे आप सिलेबस लेते हो तो उसी तरह एक एडिशनल उसमें ऐड कर देना टेक्स्ट बुक, क्योंकि इससे आप पीवाईक्यूज लगा दोगे। और केवल मैं कह रहा हूँ एसएससी ही के एग्जाम नहीं, जितने भी एग्जाम है, चाहे वो बैंक के हो, चाहे वो रेलवे के हो, या फिर ऐसे ऐसे एग्जाम की बात करो जैसे अभी जो मेडिकल फील्ड से होते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से होते हैं, मतलब सब तरह के एग्जाम की तैयारी अपने ये करवाता है टेक्स्ट बुक। तो अगर आपने पास नहीं लिया है तो आज ही पास लेना, और इसकी 3 दिन तक की सेल आ रही है, और इससे कम प्राइस कभी नहीं होगा। ठीक है, अपन वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और देखो सबसे मेन है, मैं सब कुछ करना, आप पहले एक दिन बैठना आराम से, कल जैसे आप आज मेरी वीडियो देख लो, कल एक दिन प्रॉपर पूरे दिन बैठना आप। पूरे दिन मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रॉपर सोचना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। सबके लिए कह रहा हूं मैं, चाहे वो थोड़ा सा सिलेबस बचा हो, चाहे वो पूरा सिलेबस कर लिया हो, या फिर वो अच्छे खासा सिलेक्शन लेके बैठा हो, उसको और अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना। तो एक दिन बैठ के देखना कि मेरी कौन सी चीज में कमी आ रही है, मेन चीज मेरी किस सब्जेक्ट में क्या कमी आ रही है, उसको एक दिन बैठ के। और अपन है ना, ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, 1 महीने बाद एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा, तब और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अपन को स्ट्रेटेजी को, अगर जो मैं बता रहा हूं वही चलना है, एटलीस्ट 1 मंथ तक जो मैं बता रहा हूं ना, वो तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेना। ठीक है, 1 मंथ बाद नोटिफिकेशन आएगा, क्या पता एसएससी अपने मेंस में कुछ चेंजेस कर दे, डिस्क्रिप्टिव या XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन जो पिछली बार का होता है उसी को आइडियल सिचुएशन मान के पूरी तैयारी उसमें करेंगे। लगभग प्री 3 महीने बाद होगा, जैसे कि एसएससी ने बताया कि वो 9 जून को अपना नोटिफिकेशन डाल देगा, और लगभग 13 अगस्त तक सीजीएल का प्री करवा देगा। और जहां तक मुझे आइडिया लगा है, जहां तक मुझे सुनने में आया है, कम से कम भी अक्टूबर 25-26 अक्टूबर तक मेंस भी हो जाएगा। 25-26 अक्टूबर मतलब जब आप 1 नवंबर को जब सुबह उठोगे तब तक सब कुछ हो चुका होगा, समझ रहे हो आप। तो आपके पास 5.5 महीने हैं मेंस को टारगेट करते हुए, समझ लो 5.5 महीने, इससे ज्यादा टाइम किसी को नहीं मिलने वाला। और चाहे वो सीपीओ को टारगेट कर रहे हो तो वो भी साथ के साथ आते रहेंगे, सीएचएसएल या फिर एमटीएस, सारे एग्जाम लाइनअप है। और मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ही सारे फॉर्म भर दिए जाएंगे लगभग। हाँ, 1 महीने के अंदर अंदर चारों फॉर्म भर दोगे आप। ठीक है, और एग्जाम भी लाइनअप है। और सबसे बड़ी बात, सिलेबस सबका सेम है। अगर आपने सीजीएल की तैयारी करी है तो आप चारों एग्जाम को एक साथ फाइट कर सकते हो। ठीक है,
सबसे पहले एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आप तैयारी कर रहे हो तो एक दिमाग में थॉट लेके चलना, क्या चीज, कंपटीशन लेवल, किस तरह का कंपटीशन लेवल है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी से रूबरू करा रहा हूं। देखो जिस तरह अभी जैसे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरा मतलब सिलेक्शन हो रखा है, मेरी पोस्टिंग हो रखी है, और वहां पे दो तरह की पोस्टों का सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल में, एक तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक टैक्स असिस्टेंट। ठीक है, अभी वो बच्चे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले चुके हैं राजस्थान में, वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग का कुछ और प्लानिंग है। ठीक है, लेकिन जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट जिन्होंने ली है वो अब तैयारी कर रहे हैं एसएससी की दोबारा। क्यों? उनको चाहिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बिकॉज टैक्स असिस्टेंट से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो सफर होगा वो 20 साल का सफर होगा, मतलब 20 साल अगर वो जॉब करेंगे तो वो इंस्पेक्टर की पोस्ट पर पहुंच पाएंगे। तो वो इस बार वाला एसएससी सीजीएल भी दे रखेंगे। तो मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिला हूं जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो तुम्हारा कंपटीशन उन बच्चों से होने वाला है। तुम 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए तुम समझ रहे हो मेहनत करने वाले हो, तो तुम ये देख लो कि कंपटीशन तुम्हारा कहां पर है। तुम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते आज के टाइम पे। मैं बोलूंगा कि अगर तुम्हें 5.5 महीने मिल रहे हैं ना, 5.5 महीने को पूरा अच्छे से, पूरा मैं कह रहा हूं डेडिकेशन के साथ लगा देना। और ये कुछ बच्चे बोलते हैं भैया मतलब मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा। मोटिवेशन का सबसे मेन फैक्टर ये होता है कि खुद की परिवार की स्थिति देख लो, खुद की स्थिति देख लो, क्या खुद के सपने पूरे कर पा रहे हो, क्या खुद की मतलब आज तक तुमने, मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में वही बच्चा आता है जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, इन द सेंस 11th तक मतलब 10th में कुछ नहीं किया, 12th में भी अच्छा कुछ नहीं किया और ग्रेजुएशन में कुछ नहीं किया, तभी वो कंपटीशन में आता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है कि मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। तो मेरा यही कहना है कि कंपटीशन लेवल देखते हुए और खुद को देखते हुए मोटिवेट रहना। ये 5.5 महीने खुद को ईमानदारी से दे दो। और इस बार जितनी पोस्ट आ रही है ना, लगभग 15,000 से ज्यादा पोस्टों के चांसेस इस बार बताए जा रहे हैं। नई पोस्ट जहां तक मैं जैसे इनकम टैक्स से हूं तो मेरे को नॉलेज में भी है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की एक नई वैकेंसी इस बार ऐड होने वाली है, और उसमें भी कम से कम 5 से 6,000 से ज्यादा वैकेंसी केवल उसमें। और उसका सबसे अच्छा बेनिफिट तुम्हें यह मिलने वाला है कि तुम्हें होम पोस्टिंग के चांसेस सबसे ज्यादा जहां होंगे ना वो यही होंगे, और लगभग 450 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आएगी। तो तुम ये लग जाओ कि इस बार जितनी वैकेंसी आएगी ना, अब शायद फ्यूचर में 4-5 साल तक उतनी वैकेंसी नहीं आने वाली। तो अपनी ईमानदारी से लग जाओ, एक एक सेकंड को काउंट करो और कर दो भाई। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे मेन चीज कि 3 तरह के बच्चे को लेके चलता हूं। एक बच्चा जो सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, एक बच्चा जिसके मॉक्स में नंबर एवरेज आ रहे मतलब 120 130 के आसपास आ रहे, और एक वो बच्चा जिसके 140 150 उतने तक मॉक्स में नंबर आ रहे। और मॉक की बात में मैं केवल लाइव मॉक नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं पीवाईक्यूज जो रिसेंट ईयर 2024 के सीजीएल में पूछे गए थे, मैं उस मॉक की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उनके सिलेबस में कुछ पॉइंट्स रह गए, कुछ चैप्टर्स रह गए, कुछ रह गए। ठीक है, या फिर वो बच्चे जिनका स्कोर 110 या 100 के अंदर अंदर आ रहा है, उनको सबसे पहले क्या करना है, रिवीजन कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, चाहे वो किसी भी टीचर से कर रहे हो, सारे टीचर बेस्ट है, लेकिन सोर्सेस थोड़े लिमिटेड रखते हुए सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। आपको कुछ नहीं छोड़ना है सिलेबस में कि आज के टाइम पे जो कंपटीशन देख रहे हो आप, 390 में से 335 कट ऑफ गई थी एसएससी सीजीएल मेंस की। तो कंपटीशन कितना पीक पे जा चुका है आप खुद देखिए, 80% के आसपास कट ऑफ जा रही है। तो आप उस लेवल की अगर तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो उसमें आप कहोगे जीके छोड़ दूं, जीके भी नहीं छोड़ना, जीके का एक एक चीज आपको पढ़नी है, समझ रहे हो। तो आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, प्रॉपर उसका रिवीजन करना है। और जो बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं ना, वो अभी मेंस के बारे में मत सोचना। सीधी सी बात बोलता हूं मैं, अभी जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि उनको मेंस के बारे में सोचना है, लेकिन जिन बच्चों के नंबर 120 से कम या सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उन बच्चों को मेंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। उनको प्री पे फोकस करके चलना है। स्पेशली महीना, जो 1 महीना है ना, जब नोटिफिकेशन आएगा तो दोबारा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आपको क्या करना है, लेकिन जो 1 महीना अभी है ना, उसको प्रॉपर आप, जो मैं बता रहा हूं, प्री पे फोकस करके चलना, मेंस को बिल्कुल मत करना। अब आपको सबसे मेन सब्जेक्ट 3 कौन सा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलना है कि इसमें तो नंबर कटने नहीं चाहिए, एटलीस्ट इसमें तीनों में 40+ नंबर आने चाहिए। तो आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो सबसे मतलब बढ़ जाएंगे। फिर आपके पास जो रेस्ट टाइम बचता है, जीके, जीके करनी है, लेकिन सबसे मेन ये 3 जीके को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया मैं जीके को कितना टाइम दूं, एटलीस्ट आपको जीके को 1 से 2 घंटे तो डेली के देने हैं, 1 से 2 घंटे। लेकिन उससे ज्यादा जो, जैसे अभी 10-12 घंटे का आपने टाइम बना रखा है, तो 8 घंटे या 9 घंटे जो बचते हैं वो इन 3 सब्जेक्ट में आपको सेग्रेट करना है, प्लस एक मॉक, कम से कम एक मॉक डेली का देना है। लेकिन अगर कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हफ्ते में 2-3 मॉक भी दे सकते हैं, लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट है, स्कोर नहीं बन रहा, उनको डेली का एक मॉक देना है। और जो भी सब्जेक्ट वीक हो ना, उसका एक सेक्शनल मॉक दे दो। जैसे अभी मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं इंग्लिश का भी एक सेक्शनल मॉक दे दूं। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिनके 120 से कम है, उनको मैंने कंप्लीट बता दिया कि उन्हें क्या क्या करना है।
सबसे मेन सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, मेंस के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, और जो 3 सब्जेक्ट है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, उस पर ज्यादा फोकस करना है। जीके को 1 घंटा या 2 घंटे मिनिमम, मतलब इतना लगभग देना है, और ज्यादा जीके पे अभी नहीं जाना है, ठीक है। और वीक के कम से कम जिन बच्चों का नंबर कम आ रहे, सिलेबस कंप्लीट है, उनको डेली मॉक देना है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको वीक के 1-2 मॉक्स देने हैं, और वो भी केवल मैं बोल रहा हूं उनको लाइव मॉक में कभी नहीं जाना। अभी लाइव मॉक में बिल्कुल मत घुसना। आप पीवाईक्यूज पे फोकस करना, जो एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए, उन बच्चों को केवल इतना ही करना है जिनके नंबर कम आ रहे, ठीक है। अब बात करते हैं वो बच्चे जिनके 120 से तो ज्यादा आ रहे लेकिन 150, 160 इससे नीचे रह रहे, तो उनको क्या करना है? उनको सेम सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस कंप्लीट करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी लगाने हैं। सबसे मेन मैं कह रहा हूं टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्लस रिवीजन भी कर लेना। जैसे अब ऐसे होता है कि कुछ कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे मैथ्स की मैं बात करूं, जैसे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं, रेस के क्वेश्चन होते हैं, ये और भी बहुत से ज्योमेट्री में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, जो ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें बच्चा फंसता है। तो आपको उनके थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, उनको टॉपिक्स को अच्छे से समझना, जो आपके टॉपिक हो, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, जो भी आपके वीक हो, उन पे फोकस करते हुए चलना है, उनको नोट करते हुए चलना है, और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है। सबसे मेन एक कॉपी मेंटेन करके रखना मैथ्स की, सारे बच्चों के लिए ये मैथ्स की कॉपी मेंटेन करके रखना, उसमें फॉर्मूले या फिर कोई थ्योरम हो या फिर कुछ भी मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको प्रॉपर बना के लेके चलना। एंड ऑफ द डे जब आपका एग्जाम आएगा तो वो कॉपी ही काम आएगी, आप पूरा सिलेबस दोबारा नहीं देख पाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि रिवीजन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आज से 3 महीने हैं आपके प्री में, तो रिवीजन अगर आज से भी स्टार्ट करो, रिवीजन हो जाएगा प्रॉपर। जो भी आपको नोट्स मिले, कुछ भी टिप्स मिले या कुछ भी फॉर्मूला मिले या थ्योरम मिले, उसको प्रॉपर कॉपी बनाना, नोट्स बनाना, ठीक है। वही सेम बात आपके लिए, तीनों सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करना। ये तीनों सब्जेक्ट जब हो जाए, एक्स्ट्रा टाइम मिले तो फिर जीके पे फोकस करना। साथ में जो भी सब्जेक्ट आपका वीक हो, जैसे इंग्लिश वीक है या फिर मैथ्स वीक है, उसका सेक्शनल मॉक जरूर लगाना। सेक्शनल मॉक लगाओगे, उससे क्या है, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी गलती है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके नंबर इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और लास्ट मॉक, मॉक के लिए मैं कह देता हूं उन बच्चों को मेंस का 1 या 2 मॉक तो लगाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जिनके 120 130 से ज्यादा रहना, उन्हें मेंस के मॉक, देखो जो मेंस की तैयारी होती है ना, वो आपके प्री में भी काम आएगी, क्योंकि मेंस और प्री, जो प्री और मेंस का है सिलेबस बिल्कुल सेम है। कुछ एक टॉपिक मेंस में ऐड हो जाते हैं, अगर तुम उससे रिलेटेड पढ़ लो, जैसे अभी प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स या फिर रीजनिंग में बोले तो अजम्पशन वाले क्वेश्चन या वर्ड बनाने वाले क्वेश्चन, ये मेंस में आने वाले क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको अभी जैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया एसएससी सीजीएल का, केवल कैलेंडर आया, तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो अभी महीने भर में, इसको सोच सकते हो कि हाँ भाई मेरे को ये इंप्रूव करना है, ठीक है। खासकर जीके के लिए एक चीज बोल दूं, करंट अफेयर अभी मत पढ़ना, करंट अफेयर मत पढ़ना, मैं अभी बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट होगा। करंट अफेयर मत फोकस करना। अगर किसी टीचर से आप अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आज ही बंद कर देना, मैं सीधा बोलता हूँ, करंट अफेयर पे भी फोकस मत करना, ठीक है। और लास्ट में जो बच्चे जिनका नंबर 150 पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूं मैं, जिनके नंबर 150 आ रहे, 160 आ रहे, उन बच्चों को तो ऑब्वियसली, एक बच्चा 110 ला रहा है, 160 ला रहा है, तो 160 वाले को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलना चाहिए ना। तो उनको क्या करना है, उनको मेंस को टारगेट करना है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, जो भी बच्चे थे, चाहे वो जिनके नंबर 120 से कम आ रहे हो या फिर मीडिएटर हो, उनको टाइपिंग पे फोकस करते हुए चलना है, चाहे वो बच्चे का सिलेबस हो ना हो। अगर आप सोच रहे हो, हाँ वो टाइपिंग को क्लासेस मतलब टाइपिंग के जिनके नंबर कमा रहे, वो घर पे अगर लैपटॉप हो, कीबोर्ड हो, जैसे कुछ भी हो, 10 मिनट की प्रैक्टिस कर लेना, केवल वर्ड पता लग जाए कि ए के बाद एस आता है, डी आता है, फिर एफ आता है, जी आता है, जो भी है थोड़ी नॉलेज कर लेना। जिन बच्चे के 120 कमर है, जो थोड़े अच्छे हो वो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, और जो एडवांस में हो वो चाहो तो अभी क्लासेस, अगर आपके ऑफलाइन में कई क्लासेस हो जो कंप्यूटर टाइपिंग सिखाते हो, वहां से कर लो, या फिर खुद की प्रैक्टिस से भी अच्छे से टाइपिंग सीखी जा सकती है। अभी तो 5.5 महीने, पर ये 5.5 महीने प्री के बाद अगर आप करते हो तैयारी टाइपिंग की, तो मैं कह रहा हूं आपका जो मेंटल प्रेशर ना वो इतना खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको मेंस के बाद मॉक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेंस के मॉक्स के उसका देना पड़ेगा, साथ में आपको जो मेंस से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स ऐड होंगे वो सोचना पड़ेगा, साथ में कंप्यूटर के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर टाइपिंग, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। आपके मेंस में नंबर नहीं आए अगर मॉक में, तो फिर जो आप टाइपिंग करके भी आ रहे हो ना, तो दिमाग काम नहीं करेगा। तो इसलिए अभी टाइम है अपने पास, 5.5 महीने पूरे पूरे मेंस आने में, तो अभी से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। तो एडवांस वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है, रिवीजन करते हुए रहना है, क्योंकि टॉपिक आपके सब कुछ क्लियर है, आपके नंबर अच्छे आ रहे, तो आपके तीनों सब्जेक्ट जो मैथ्स, रीजनिंग और पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट वीक होगा तो उन पे तीनों पे प्लस आपको जीके पे ज्यादा फोकस करना है। रीजन क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तभी आपके इतने नंबर आए, तो जीके पे ज्यादा फोकस कैसे करना है, सिलेबस अच्छे से कर लेना और पीवाईक्यूज कर लेना। और अगर चाहो तो परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज भी फॉलो कर सकते हो, और मेरे को लगता है कि अब सर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेके आएंगे 3 महीने के लिए, तो वो भी आप फॉलो अच्छे से करना। अब उन्हें मॉक्स का क्या करना है, उनको प्री के मॉक 3 देने हैं और मेंस के मॉक 3 देना है, और
जो 7वां दिन बचता है उसमें अपने हिसाब से तुम्हारा मन है, कम से कम 3 तो वो प्री और 3 मेंस, उसके बाद 7वें दिन में तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हें लगता है प्री का देना है तो प्री का, और मेंस का देना है तो मेंस। एटलीस्ट 3 मेंस के मॉक चाहिए, बिल्कुल देने हैं आपको, ठीक है, ईमानदारी के साथ, ठीक है। साथ में वही सेम, और एक 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 स्पेशल में एक चीज और ऐड कर देता हूं, जैसे क्या होता है कि पीवाईक्यूज मॉक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है, मतलब इन द सेंस 2024, 2023, 2018, 19, और ऐसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीएपीओ बहुत से एग्जाम है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर हो ना उसका मतलब पीवाईक्यू पूरा खोल लिया आपने मॉक, जिस भी सब्जेक्ट में कम हो, जैसे अभी मैथ्स तुम्हारी स्ट्रांग है तो मैथ्स में केवल क्वेश्चन पढ़ना है, केवल सुनना, पूरी बात में कह रहा हूं, मैथ्स के केवल क्वेश्चन पढ़ना है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, छोड़ना, आंसर मत लगाना, किसी को नहीं दिखाना आपके मॉक्स में कितने नंबर आ रहे हैं, सिंपल सा उसको देखना है, स्किप करते हुए चलना है, ठीक है। फिर आप इंग्लिश आपकी वीक है तो इंग्लिश का मॉक लगाना, पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूं मैं, केवल पीवाईक्यूज, मैं कोई सेक्शनल मॉक की बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं। जैसे 2024 का सेक्शनल मॉक देना है, मतलब पूरा कंप्लीट अगर आपने दे रखा है सीजीएल का तो बेस्ट है, अगर आपको लगता है आपके नंबर 150 प्लस आ रहे तो आप कहीं ना कहीं एडवांटेज लो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहाँ से और आपके नंबर भी अच्छे हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में, मैं गारंटी कहता हूँ, अगर आप ये पूरा फॉलो करके, लेकिन एनालिसिस अच्छे से करना, ठीक है, एनालिसिस इज द की टू सक्सेस, ठीक है। तो एडवांस वाले बच्चों के लिए इतना है, रिवीजन करना है, जो टॉपिक वीक है उस पर फोकस करना है, मेंस को ऐड करके चलना, मेंस की थोड़ी प्रैक्टिस करना, प्लस टाइपिंग करना, और टाइम मिले तो कंप्यूटर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ है, ठीक है, ये कंप्लीट बात हो गई सब बच्चों की। अब बात मैं थोड़ी सी ये करना चाहूंगा कि चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स में क्या कुछ आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मैथ्स में स्ट्रॉन्ग करनी है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कल कब को मतलब आने वाले टाइम पे अगर कैलकुलेटिव पेपर आ गया तो अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है पेपर में, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मुला लगता है, आंसर आता है, लेकिन बीच में जो गैप क्रिएट करता है, क्योंकि फॉर्मुला सब याद करके जाते हैं, जिसका सिलेक्शन होता ही नहीं होता, जब कोई भी हो फॉर्मुला रट के जाता है आज के टाइम पे, ठीक है, और आंसर भी निकालना होता है, जो बीच का गैप है ना, जो टाइम खाता है वो होती है कैलकुलेशन, जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कैलकुलेशन के लिए मैं बता रखा है, कम से कम भी 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए टिप्स पे, 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए, टेबल कम से कम 20 तक की तो टेबल में मानता हूँ जरूरी है, बाकी जो मैंने पहले भी कई बार बताया थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की जो टिप्स है वो थोड़ी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन हो गई, प्लस मैंने बोला कॉपी मेंटेन करके रखना, फॉर्मूले पूरे अच्छे से लिखना, फॉर्मूले में क्या कुछ हो सकता है, ये फॉर्मूला कहाँ पुट होता है, या फिर जैसे टाइम एंड वर्क है तो उसके कितने टाइप के क्वेश्चन है वो थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए चलना, ठीक है। और कुछ नहीं करना मैथ्स में, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पे फोकस करके चलना, एक एक दो मेरे को लगता है इस बार ज्योमेट्री और मेंसुलेशन थोड़ा अच्छा मेरे को लगता है पूछा जा सकता है, बाकी अर्थमेटिक के जो प्रीवियस है वो सफिशिएंट है, ठीक है। बाद में बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में सब बच्चे होशियार होते हैं, रीजनिंग में ऐसा होता है कि 25 में से 21 क्वेश्चन सब बना लेते हैं, जो 4 क्वेश्चन का गैप है ना वही आपकी रैंक और आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो रीजनिंग में करना क्या है, ब्लड रिलेशन का जो एक टॉपिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करने लगना, सीरीज के क्वेश्चन जो मैं हर बार जैसे मॉक सॉल्व कराता हूं तो सीरीज के क्वेश्चन कैसे बनाता हूं मैं हर बार बताता हूं कि गैप ज्यादा हो कम हो तो आपको क्या सोचना है क्या नहीं, सीरीज का क्वेश्चन, और एक जो वर्ड मीनिंग बनाना होता है, जैसे कि 4 वर्ड देंगे उससे मीनिंग बनानी है, तो मतलब वो क्वेश्चन, तो कुछ एक क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, कुछ एक टॉपिक्स जो आपको गैप लेके आते हैं आपके में, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंप्रूव करना, उनमें ज्यादा फोकस करना, बाकी तो जैसे एम्बेडेड फिगर या फिर फिगर काउंटिंग है, फिगर काउंटिंग भी बहुत अच्छा कभी कभी पूछ लेता है कि मिक्स में फिगर में कभी कभी समझ नहीं आता कि कितने फिगर बनेंगे, तो एक उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। जो मेरे को याद आ रहा है डेट कि इस तारीख को कौन सा वार था, तो उसकी एक प्रैक्टिस करके लेके जाना, ठीक है। और रीजनिंग में मेरे को लगता है प्री की बात कर रहा हूं मैं, इतना ही करना, ठीक है। बाद में इंग्लिश में वोकैब को डेली अपनी उसमें ऐड कर लेना, मैं अभी बताऊंगा, टू डू लिस्ट कहते हैं उसमें, डेली है ना वोकैब को ऐड कर लेना कि वोकैब तो मेरे को डेली करनी है, प्लस जो टॉपिक आपका ग्रामर में वीक है, जैसे सबसे जो मैं मानता हूं कि जो टॉपिक सबका वीक, मतलब एक टॉपिक है जो सबका वीक रहता है मोस्टली का 90% लोगों का, वो होता है एडवांस वर्ब, जिसमें जीरेंट हुआ, इनफाइनाइट हुआ, या फिर मतलब जो आईएनजी फॉर्म होती है, ईडी थर्ड पास्ट पार्टिसिपल हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ये तुम्हें बुक से समझ में नहीं आएगा तो टीचर यूट्यूब पे जाके अमन सर, रानी मैम, नीतू मैम, किसी भी टीचर के जाके आप थोड़ा सा वीडियो देखना, फिर एक खुद से क्वेश्चंस लगाना, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट आपका वहां से हो जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने पहले बता रखा है, एडिटोरियल पढ़ो, खुद की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, प्रीवियस ईयर में जो पीवाईक्यूज या क्लोज टेस्ट आए या पैसेज आए उनको सॉल्व करो, क्लोज, तभी आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इंग्लिश में नंबर तभी बनेंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बात कर दी, और टाइपिंग से रिलेटेड भी मैंने बता दिया कि आपको टाइपिंग तो एटलीस्ट करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते सब कुछ, अब बात हो गई, अब बात करते हैं फोकस पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट होंगे जो आपकी तैयारी में पूरे 5.5 महीने काम आएंगे, वो होता है कम से कम आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, 10 से 12 घंटे मिनिमम, 10 घंटे से तो कम नहीं, 10 घंटे से ऊपर करते हो तो आपको फायदा होगा, लेकिन सीरियस वाली
कल परसों मैं टेलीग्राम पे डाउट ले रहा था, तो एक बच्चा बोल रहा था कि भाई मतलब भैया मैं रात को फैमिली को भी 2 घंटे देता हूँ, दिन में 1 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ, सुबह 1 घंटे जिम जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ ये 5.5 जो महीने है वो ये चीज भूल जाओ। क्या दिक्कत हो जाएगी 5.5 महीने अगर ये चीज नहीं करोगे? क्या जिम से तुम्हारी बॉडी एकदम खराब हो जाएगी? क्या तुम घर वालों से बात नहीं करोगे? 5.5 महीने घर वाले छोड़ के चले जाएंगे? क्या फिर 5.5 महीने क्रिकेट नहीं खेलोगे तो कौन सा आईपीएल में सेलेक्ट हो जाओगे? कुछ नहीं होने वाला। अगर 5.5 महीने ये सब कुछ छोड़ दिया तो मैं लिख के दे रहा हूं, तुम जो अभी हो ना उसमें, और जो ये मान लो कि दिन में 2-3 घंटे भी एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए निकाल दिए तो तुम रेस में बहुत आगे हो सकते हो। फोकस सबसे मेन जो होता है, सोशल मीडिया को अवॉइड कर देना। सोशल मीडिया को अवॉइड इन द सेंस कि अगर आपका इंस्टाग्राम पे है, कोई काम नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दो, कोई जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पे जो ग्रुप लगता है तुम्हें हेल्पफुल है, जो तुम्हें कंटेंट देते हो, जो तुम्हें एसएससी की इन्फॉर्मेशन देते हैं, या जहां से तुम पढ़ते हो, या जहां से तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, बाकी सबको हटा देना। साथ में यूट्यूब चैनल वही केवल सब्सक्राइब करके रखना, उनका ही कंटेंट देखना जो तुम्हारे एसएससी में काम आने वाले हो, जो तुम्हारे उससे पढ़ रहे हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, केवल वही। रिसोर्सेज लिमिटेड रखना सबसे मेन, ठीक है। एक और चीज, टू डू लिस्ट बना के रखना। टू डू लिस्ट इन द सेंस कि सुबह जब अभी रात हो गई और मैं घर जाने वाला हूँ, जैसे मैं लाइब्रेरी में हूँ या फिर घर पे हूँ, तो जैसे अभी मैं सोने वाला हूँ या फिर लाइब्रेरी से घर जाने वाला हूँ, तो टू डू लिस्ट बना के रखना कि अगले दिन मेरे को ये करना है, मैथ्स में ये करना है, कैलकुलेशन करनी है, या फिर वो कैप करनी है, उसके बाद मेरे को मॉक देना है, मैं और मैथ्स में ये चीज करनी है, इंग्लिश में ये। तो टू डू लिस्ट बना के रखना। टू डू लिस्ट से करोगे तो एक रात को जब सोओगे ना, तो हाँ भाई आज मैंने इफेक्टिव दिन निकाला है और मैंने कुछ करा है, तो दिमाग में एक वो प्रेशर रिलीज होगा। तो जैसे जैसे प्रेशर रिलीज होगा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मॉक भी अच्छा जाएगा, तो सब कुछ पॉजिटिव थिंग में जाएगा। तो और 3.5 महीने का जो तुम में प्रॉपर एक एक सेकंड काउंट होना था ना, तो वो टू डू लिस्ट से होगा। मैं अपने टाइम में डेली टू डू लिस्ट बनाता था, मतलब मैं ऐसे रात को नहीं बनाता था, मैं सुबह आते पहले बना लेता था। तो टू डू लिस्ट बहुत कंपलसरी है, वो बना के चलना, एक स्ट्रेटेजी से पूरी स्टडी करके चलना। सबसे मैंने बोला कि एक दिन बैठना कल, और जो जो कमी है ना उसको पूरा नोट करना कि मेरे को ये मैथ्स में ये टॉपिक वीक है, इंग्लिश में ये टॉपिक वीक है, मेरे मॉक में ये दिक्कत आती है, ठीक है, ये सब। एक और सिली मिस्टेक्स पे अपने वर्क करना स्टार्ट कर दो। सिली मिस्टेक पहले मॉक में हो तुमने इग्नोर कर दिया, दूसरे मॉक में इग्नोर, ये इग्नोर करने वाली जो तरीके है ना वो छोड़ दो। क्या भाई चल इस मॉक में हुई, अगले मॉक में नहीं होगी, अगले मॉक में भी हो सकती है, तो उसको प्रॉपर मैंने बता रखा है, एक पेज पे बना के पूरी सिली मिस्टेक को नोट डाउन करना है कि मेरी यहाँ सिली मिस्टेक्स होती है, तो वो प्रॉपर ध्यान रखें। सिली मिस्टेक के मानो 5 क्वेश्चन तुमने गलत कर दिए, यानी तुमने 10 नंबर गवा दिया, प्लस उस सिली मिस्टेक के कारण जो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हुई है 2.5 नंबर, मतलब 12.5 नंबर का लॉस हो गया। 12.5 नंबर तुम समझ लो आज के टाइम पे 12.5 नंबर बहुत बड़ी है, 0.25 ही बहुत बड़ा होता है, 12.5 तो बहुत ऊपर है। सिलेक्शन तो छोड़ो तुम, रैंक तो छोड़ो, सिलेक्शन भी नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा 12.5 नंबर। केवल प्री की बात है, मेंस में तो और भी ज्यादा 15 और 5-20 नंबर का गैप आ जाएगा मेंस में, तो बाकी तुम्हारी सोच है, ठीक है। मॉक डेली देना, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो केवल वीक के 2-3 मॉक दे सकता है, बाकी जिनका सिलेबस कंप्लीट है मॉक डेली देना। रिवीजन कंपलसरी है, वोकैब डेली करनी है और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डेली करनी है, एटलीस्ट जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो जाती। जो मैंने बता रखा है कैसे देनी है वो भी मैंने कंप्लीट बता रखा है, ठीक है। और एक और लास्ट में मैं ऐड कर देता हूं कि कुछ बच्चों को है ना एक मिथ है, ठीक है, वो मैं मिथ थोड़ा सा दूर करना चाहूंगा, लाइव मॉक वर्सेस पीवाईक्यू मॉक, है ना। बहुत से बच्चे डाउट पूछते हैं कि मेरे को लाइव मॉक देना चाहिए पीवाईक्यू। जिन बच्चों को 120 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया, उनको केवल पीवाईक्यू देना है। और जिन बच्चों के 120 से ज्यादा आ रहे हैं वो लाइव मॉक दे सकते हैं, वो भी सैटरडे संडे, केवल 2 दिन लाइव मॉक देने हैं, 5-7 दिन लाइव मॉक नहीं देने। कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहे कोई भी हो, वो अगर मंडे को भी दे रहा है ना लाइव मॉक, वो भी नहीं देना, चाहे वो फ्राइडे को दे रहा है लाइव मॉक देना, केवल 2 दिन देना, सैटरडे संडे 2 दिन लाइव मॉक देना है। जैसे इस बार आपने ऑली बोर्ड का दे लिया और पीटीएस का दे लिया, तो अगली बार टेक्स्ट बुक का दे सकते हो, फिर पंडित का दे सकते हो, अगली बार फिर आरबी का दे सकते हो, या जो मॉक प्रो करके कुछ। तो ऐसे ऐसे स्विच करते रहना है, कि ऐसे नहीं कि हर बार ऑली बोर्ड का हर बार दिए जा रहे हो। ऑली बोर्ड के मॉक बहुत ईजी आ रहे हैं, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे पर खुशी नहीं मिलेगी, सीधी सी बात बोलता हूं मैं। तो तुम्हें स्विच करते हुए चलना है, जैसे इस बार ऑली बोर्ड पीटीएस दे लिया, अगली बार टेक्स्ट बुक पंडित दे लिया, अगली बार आरबी और मॉक प्रो दे लिया, फिर अगली बार फिर साइकिल रिपीट कर ली, तो ऐसे आपको देना है, ठीक है। और मुझे लगता है मैंने आपके लगभग सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आपके लिए कमेंट खुला है, और मैं जैसे कि हर बार टेलीग्राम पे डाउट सेशन लेता रहता हूं कि बच्चों से इंटरेक्ट करूं, कि बच्चों की अभी क्या मतलब क्या दिक्कत चल रही है, मैं कोशिश करता हूं। और ये सब फ्री में करता हूं। मेरा जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां आप ज्वाइन कर लेना। एक और टेलीग्राम ग्रुप है मेरा जहाँ पे बच्चे मैथ्स के जो क्वेश्चन नहीं आते वो पूछते हैं, या फिर कोई भी उनको दिक्कत होती है वहां पूछ लेते हैं, ठीक है। और बस इतना ही है, बाकी तैयारी लग जाइए। 1 महीने बाद फिर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के साथ मैं मिलूंगा, कि एसएससी का सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आ रहा है 9 तारीख को, उसके साथ कंप्लीट डिटेल के साथ मिलूंगा, और सबसे पहले मैं ही मिलूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, और जिनको भी ये वीडियो की जरूरत है प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचा देना।